बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर के ऊपर हम जो है वो बात कर रहे हैं और उसमें जो भी टॉपिक्स नए नए आते जा रहे हैं उसके ऊपर जो है वो मैं लेक्चर दे रहा हूँ। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है कूलम्स लॉ। तो असल में कूलम्स लॉ जो है ये वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी को ही उसने जो है कूलम ने उसके ऊपर काम किया और उसी फोर्स को उसने कूलम्स फोर्स का नाम दिया। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये जो कूलम्स लॉ है ये तब वो जो है एप्लीकेबल होता है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, यानी व्हेन चार्जेस रेस्ट में होते हैं तब उनके दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम कूलम फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये फोर्स कितनी होती है और उस कूलम ने इसको कैसे कैलकुलेट किया, तो उसने क्या किया कि दो चार्जेस लिए, दो पॉइंट चार्जेस लिए। आपको पता है पॉइंट चार्जेस, पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी कि वो चार्जेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब उसने दो सेम चार्जेस लेके, सिमिलर चार्जेस लेके भी इस फोर्स को कैलकुलेट किया और दो डिफरेंट चार्जेस लेके भी फोर्स को कैलकुलेट किया। तो चले हम देखते हैं कि उसने जो है किस तरीके से, अब कंसेप्ट उसने ये यूज़ किया कि अगर दो चार्जेस पड़े हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो कितनी होती है। तो दो चीज़ उसने दो हिस्सों में इस लॉ को प्रूफ किया। इसका पहला जो पार्ट है वो तो ये है कि दोनों चार्जेस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स कि अगर उनका प्रोडक्ट ले लें तो ये जो फोर्स है उस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड चार्जेस की होगी, जितने बड़े चार्जेस होंगे उतनी ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा पार्ट उसने कहा कि उन दोनों चार्जेस के अंदर सेपरेशन क्या है। अगर उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सेपरेशन ज़्यादा है, तो ज़ाहिर बात है फोर्स कम हो जाए, और अगर जो है वो सेपरेशन जो है बहुत कम है तो फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यानी दो पार्ट्स उसमें ने इसको बात की। पहला पार्ट क्या है कि जो फोर्स होती है वो जो दोनों चार्जेस हैं, स्टैटिक चार्जेस हैं, उनकी मैग्नीट्यूड के जो प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कैसे, इसका ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। ठीक है, दूसरा पार्ट उसने कहा कि ये दोनों चार्जेस जो हैं इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये जो है फोर्स इसके जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो दूसरा जो है पहला पार्ट तो ये उसने बात की यहाँ पर कि जो हमारे पास जो कूलम फोर्स होगी वो क्या, इन दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। अब दूसरा जो इसका पार्ट है वो ये है कि इस दोनों चार्जेस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये फोर्स जो है, जो कूलम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये दो पार्ट्स उसने यूज़ किए। ठीक है, तो जब इन दोनों को मतलब कंबाइन करते हैं हम तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो ये आता है, पहले ये वाला पार्ट इसको लिखते हैं और उसके बाद फिर दूसरे वाला पार्ट जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, आर स्केयर के। मतलब ये जो लॉ है ये जो है वो ग्रेविटेशन लॉ जो है उसके साथ सिमिलर है। ठीक है, तो इसकी शेप जो है वो उस जैसी हो रही है, बट वो जो है बहुत बड़े बॉडीज़ की बात करता है ग्रेविटेशनल फील्ड में, और ये जो हम सारा काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी चार्जेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम जो है बहुत लार्ज बॉडी की बात करते हैं। तो चलें आगे देखते हैं। अब चूँकि ये फोर्स है तो इसको किसी न किसी जो है रिलेशन में कंबाइन करना है हमने। तो जब इसको रिलेशन में हमने कंबाइन किया तो ये हमारे पास, जब इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट हमें लिखना पड़ेगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी ये ऐसे, Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। अब ये जो कांस्टेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है और इसके एक और नाम भी है हमारे पास कि इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक, यानी ये जो है हमें ये बताएगा ये जो K है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की जो ये शो करती है कि फोर्स जो है उसके लिए कितना ईज़ है उस मीडियम में जो है वो एक्ट करना। तो ये उस मीडियम के अंदर जो है वो फोर्स की जो मूवमेंट है, ये फोर्स का जो इफेक्ट है उसको शो करती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को भी हम साथ देखते हैं। तो चलें अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास होती है वो उसके पार बात करते हैं। तो जब इस सारे रिलेशन को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है, 9 10⁻⁹। ठीक है जी, ये हमारे पास कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की ये वाली वैल्यू है, और ये वैल्यू कितनी हमारे पास है, 9 × 10⁻, जो हमारे पास है 9। इस और इसकी यूनिट क्या होती है वो भी हम देखते हैं साथ। तो न्यूटन इसकी यूनिट होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। और ये जो हमारे पास साइलेंट है इसको हम कहते हैं, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 10⁻, हमारे पास जो है इसकी वैल्यू है 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू है, और साथ इसकी यूनिट है हमारे पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और हमारे पास मीटर पर मीटर स्क्वायर।
ये है हमारे पास इसकी वैल्यू, ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आएगा। तो ये रिलेशन जो है वो मतलब हर मीडियम के लिए जो है ना ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है हर मीडियम के लिए। ये वाला जो हमारे पास रिलेशन आया ये फ्री स्पेस, जब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो इसके दरमियान जो हमारे पास क्या है, फ्री स्पेस है। तो उस वक्त मतलब एप्सिलॉन इनकी इसके दरमियान है, तो उस वक्त जो है हमारे पास ये वैल्यू इसकी आती है कांस्टेंट की, ठीक है। और इसको जो है हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब फ्री स्पेस क्या है कि जब मीडियम के दरमियान चार्जेस के दरमियान कोई किसी किस्म का मीडियम नहीं है, स्पेस है, ना एयर है ना कोई मीडियम है, फ्री स्पेस है। तो अब जब यहाँ पर जो है हमने इसका रिलेशन कैलकुलेट किया, अगर हम हमारे पास ये जो फोर्स है, अब चाहते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट चाहते हैं कि ये जो फोर्स दोनों चार्जेस की तरफ एक्ट करेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जब Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स एक लगाएगा तो उस फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास ये होगी, और इस फोर्स को हम कहेंगे F12 फोर्स, ठीक है जी। और इस फोर्स का हमें कैसे पता चला कि ये इस तरफ है, इसके लिए हमें एक यूनिट वेक्टर ड्रा करना पड़ेगा, वो भी फोर्स की डायरेक्शन में होगा, और उसको हम कहेंगे R12 यूनिट वेक्टर। R12 का मतलब, जैसे F12 का मतलब क्या है कि Q1 चार्ज जो है वो Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है और उसको हमने F12 शो किया है। इस तरीके से इसी फोर्स की डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर शो किया है जो फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ये तो एक फोर्स है जो Q1 चार्ज Q2 के ऊपर लगा रहा है, इसी तरीके से Q2 चार्ज भी Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कौन सी होगी, ठीक है जी। तो Q2 चार्ज जो है वो Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और उसकी वैल्यू जो है लिखते हैं हम, उसकी वैल्यू है F21, ठीक है। इसी तरीके से इस फोर्स की डायरेक्शन को शो करने के लिए भी एक यूनिट वेक्टर ड्रा करेंगे, और वो क्या होगा, R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। तो अब देखें आप, यहाँ से आपको पता है कि जो R12 यूनिट वेक्टर है और ये R21 यूनिट वेक्टर, इनकी डायरेक्शन आपस में अपोजिट। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ कि R12 यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये होगा हमारे पास, अब देखें इसको ज़रा, R12 यूनिट वेक्टर जो हमारे पास है ये इस यूनिट वेक्टर के बराबर है, ठीक हो गया। ये R21 यूनिट वेक्टर के बराबर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें कुछ सेंस आ रहा है कि न्यूटन का थर्ड लॉ, जैसे ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आपस में जो अपोजिट वैल्यू मैग्नीट्यूड इक्वल, इस तरीके से अगर फोर्सेस को भी मैं लिखूँ तो वो भी शेप में लिख लूँगा। अगर आप इस फोर्स को हम जब वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारे पास कूलम फोर्स आई है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R², और साथ हम क्या लिख देंगे, एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये तो मैंने एक जनरल फोर्स लिखी, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये फोर्स जो है फर्स्ट चार्ज सेकंड के ऊपर लगा रहा है, तो फिर यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, R12 कर देंगे। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे मेरे पास अगर ये एक वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है तो ये किसकी इक्वल होता है, हमारे पास वेक्टर ए और उस वेक्टर की मॉडुलस के साथ इसको जो है मैग्नीट्यूड के साथ इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ सकता है, ठीक है। अगर अब ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स जो Q1 चार्ज Q2 के ऊपर लगा रहा है, अब ये फोर्स जो Q2 चार्ज जो Q1 के ऊपर लगा रहा है वो F21 है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, F21 फोर्स, और ये किसकी इक्वल आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², और ये क्या आ गया हमारे पास, R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। तो अगर मैं अब देखें, जो है हमने ये फोर्स लिख ली, दूसरी फोर्स भी लिख ली, ठीक है। तो अगर मैं ये जो फोर्स है, ठीक है, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ, दोनों फोर्सेज, ये R12 जो है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास F12 जो है ये क्या बन जाएगी, फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², और जो R12 इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ -R21, ये यूनिट वेक्टर में पुट कर देता हूँ। तो अब यहाँ से इसको इजीली आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। आप जब इसको यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये F1 फोर्स है, ये कौन सी फोर्स बन जाएगी, अब देखें इसको, तो ये हमारे पास माइनस बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R² और R21 यूनिट वेक्टर। अब आप देखें ये वाली जो फोर्स है ये बन रही है, तो R21 वेक्टर, तो F12 फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी,
F12 फोर्स जो है इक्वल आ गई हमारे पास माइनस F21 फोर्स की। तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ बन गया हमारे पास कि एक फोर्स जो है F12 फोर्स दूसरी फोर्स की इक्वल है, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या यहाँ से अपोजिट है। ठीक है जी। तो इसी कंसेप्ट को लेके जो है हम चल रहे हैं आगे से। तो ये ज़रा इसको देखें, तो F12 फोर्स जो है दूसरी F21 फोर्स के बराबर, यानी दोनों फोर्सेस क्या हैं आपस में इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी अपोजिट है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ बन गया इसका। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम ये जो हमारे पास चार्जेस के दरमियान मीडियम है, जैसे यहाँ पर क्या था, फ्री स्पेस था, यहाँ पर फ्री स्पेस है, तो अगर यहाँ पर फ्री स्पेस की जगह को और इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दी जाए तो क्या ये कूलम फोर्स इतनी रहेगी जितनी यहाँ पर थी? नहीं, अब ये डिफरेंस आएगा, ये चेंज होएगा। तो अब इसको आगे देखते हैं हम। चलिए तो स्टूडेंट्स देखते हैं अब ये अब देखें मैंने क्या किया कि पहले दो चार्जेस के दरमियान जो है ना वो फ्री स्पेस थी, तो मैंने एप्सिलॉन नॉट जो है उसी ने परमिटिविटी या फ्री स्पेस लिख दी, और ये फोर्सेस मैंने बता दी कि Q1 जो है Q2 के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है, इसका यूनिट वेक्टर इस तरीके से Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और दोनों चार्ज सिमिलर हैं, तो रिपल्शन की फोर्स लगाएंगे तो दूसरे से पीछे हटेंगे, इसलिए इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है। अच्छा, अब अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो है मैं और मटेरियल यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, तो फिर इसके ऊपर देखते हैं हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है। अब मैंने यहाँ पर जो है वो कोई और मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ कर दिया, ठीक है जी। तो उसकी परमिटिविटी को जो मैं लिख देता हूँ कि ई मीडियम, यानी उस मीडियम की परमिटिविटी है। तो अब ये दूसरा मीडियम मैंने यूज़ किया। अब देखना है कि ये जो फोर्स है हमारे पास कूलम फोर्स फ्री स्पेस में, इसके दरमियान और इस मीडियम में जो है हमारे पास कूलम फोर्स है, इसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है जी। तो उसके लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी जी, ये हमारे पास क्या होती है, इसका आपने फार्मूला याद रखना है। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ये होती है कि एक मीडियम की दूसरे मीडियम की जो आपस में परमिटिविटीज़ हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है। तो ये दोनों मीडियम्स की जो परमिटिविटीज़ उनके दरमियान रिलेशनशिप को जो है शो करता है। ठीक है जी। तो इसको हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है इसको हम एप्सिलॉन आर से शो करेंगे। ठीक है जी। इसको ऐसे लिख लें या ऐसे भी लिखते हैं बाद बुक्स में ये। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ये होती है कि जो भी मीडियम हम यूज़ करेंगे दोनों चार्जेस के दरमियान, उसकी और जो फ्री स्पेस होगी हमारे पास उसकी परमिटिविटी, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी इनकी रेशो है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो उस मीडियम की जो परमिटिविटी है उसको निकालने का ये भी मेथड है कि अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है ना। तो जिस मीडियम की परमिटिविटी आपने फाइंड आउट करनी है उसका तरीकाकार क्या है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है उस मीडियम की, उसको आप जो फ्री स्पेस है उसकी परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब मैं कहता हूँ कि चलें मैंने जो है वो जो है कोई एक और मीडियम यूज़ किया दो चार्जेस के दरमियान, और वो मीडियम है हमारे पास जो है उसका मैं ले लेता हूँ पैराफिन पेपर। ठीक है जी। यानी पैराफिन पेपर जो है ये मैंने यूज़ कर लिया दो चार्जेस के दरमियान। यानी अब जो हमारे पास चार्जेस पड़े हुए हैं उनके दरमियान, यानी अगर ये हमारे पास Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो इनके दरमियान जो मीडियम है वो कौन सा है, पैराफिन पेपर है। पैराफिन पेपर। अब इसकी जो परमिटिविटी होगी उसको हम एप्सिलॉन MED से शो कर रहे हैं। ठीक है ना जी। तो हमें इसकी रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है, तो ये जब आप बुक को पढ़ेंगे तो उसकी जो है साइड पर उन्होंने लिखी हुई है, तो इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है। तो अब हम जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे इन दोनों जो चार्जेस जिनके दरमियान पैराफिन पेपर रखा हुआ है, तो वो फोर्स कितनी होगी उसका हम फार्मूला लिखते हैं। तो अब फोर्स हमारे पास है वो क्या फार्मूला है इसका, कूलम फोर्स का 1/4 एप्सिलॉन Q1, ये एप्सिलॉन नॉट है, छोटा सा डॉट है, और ये हमारे पास Q2 है, और ये क्या है R²। और साथ हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने मीडियम चेंज कर दिया है तो अब हमारे पास मीडियम की परमिटिविटी कैसे आती है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R के साथ मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर वैल्यू यूज़ करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं ज़रा, तो हम इस टर्म को साइड पर कर लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और बाकी टर्म जो हम साइड पर कर लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R²। ठीक है जी। तो अब ये वाली जो फोर्स है इसको मैं F' से शो कर रहा हूँ, क्योंकि ये कौन सी कूलम फोर्स है, जब दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो पैराफिन पेपर है।
तो अब ये वाली फोर्स कौन सी, जब फ्री स्पेस थी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट शो कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/एप्सिलॉन आर, और ये मेरे पास आ जाएगा एफ, सिंपल एफ, ये मेरे पास एफ प्राइम। इसको अगर मैं और सिंपल करता हूँ तो ये मेरे पास एफ प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा F/एप्सिलॉन आर, ठीक है जी। और इसका अगर मज़ीद इसको सॉल्व किया जाए तो आंसर आता है एप्सिलॉन आर और एफ, ठीक हो गया। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या ली थी हमने, 2 ली थी। पैराफिन पेपर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी ये वैल्यू आती है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया वो क्या है, एफ प्राइम इज इक्वल टू 2F, यानी एफ प्राइम जो है वो एफ फोर्स का डबल है, ठीक है जी। यानी इसमें से हम ये कह सकते हैं कि अगर एफ फोर्स है हमारे पास, जब हमारे पास परमिटिविटी थी फ्री स्पेस की, वो फोर्स है, ठीक, उसको डबल करें तो हमारे पास ये वाली फोर्स बनती है एफ प्राइम, ठीक है ना। तो सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा जो है वो हो गया, गड़बड़ हो गया, इसको ज़रा ठीक कर लेते हैं। तो ये एफ प्राइम के साथ मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास रिजल्ट, तो एफ किसके इक्वल आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन आर एफ प्राइम, ठीक है जी। तो अब यहाँ से जो है वो देखें कि एफ फोर्स हमारे पास वो फोर्स है चार्जेस के दरमियान, कूलम फोर्स, जब वो उनके दरमियान जो चार्जेस के दरमियान मीडियम था वो कौन था, फ्री स्पेस था। अब एफ प्राइम हमारे पास कौन सी फोर्स है, जब चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम है, पैराफिन पेपर है, ठीक है। तो पैराफिन पेपर वाली जो फोर्स है वो अब यहाँ से स्मॉल है, क्योंकि अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करता हूँ तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 एफ प्राइम आ जाएगा, और ये हमारे पास एफ है। यहाँ से क्या होता है कि ये वाली फोर्स जो है इसका डबल है, यानी ये फोर्स एफ जो है वो एफ प्राइम से क्या है, ग्रेटर है, यानी एफ फोर्स इज ग्रेटर देन एफ प्राइम। तो इसका मतलब है कि जब चार्जेस के दरमियान जो है फ्री स्पेस होगी, ठीक, जैसे मैंने बात की थी, उस वक्त जो उनके दरमियान जो कूलम फोर्स होगी वो ग्रेटर होगी जब हम कोई और मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल डालेंगे उसकी निस्बत। तो हमेशा जैसे हम इंसुलेटिंग मटेरियल डालते जाएंगे चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम, तो उसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही यहाँ से कंसर्न निकलता है कि जब चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है, मतलब परमिटिविटी फ्री स्पेस की वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, कूलम फोर्स होगी, वो बहुत मैक्सिमम होगी, ग्रेट होगी एज़ कम्पेयर जब हम चार्जेस के दरमियान एक और इंसुलेटिंग मटेरियल डालेंगे। तो चार्जेस जो हैं जब फ्री स्पेस में होते हैं तो उस वक्त सबसे ज़्यादा उनके कूलम फोर्स उनके ऊपर एक्ट करती है एज़ कम्पेयर एज वी पुट द इंसुलेटिंग मटेरियल्स और डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द चार्जेस, ठीक। अब हम देखते हैं कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर आप इसको कैसे लिख के आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, जैसे पहले मैंने कंसेप्ट में बताया था कूलम लॉ के बारे में, तो वो जो है आपको समझाने के लिए मैंने एक जो है छोटा सा लेक्चर दिया। अब उसी के साथ आप देखते हैं कि जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको कैसे लिख के आना है, यानी इसकी थ्योरी कैसे लिख के आनी है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर जो है अपने जो है इसी से की तरफ बढ़ते हैं, यानी जो आपके नोट्स हैं, जब पेपर में आप क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे लिखेंगे। तो चलें जी, कूलम्स लॉ की डेफिनेशन है हमारे पास। तो इसमें कि ये जो है चार्ल्स कूलम कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द मैथमेटिकल फॉर्म कॉल्ड कूलम्स फोर्स इन 1784 AD विच इज स्टेटेड एज। तो अब ये जो कूलम्स फोर्स है, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो चार्ल्स ने कूलम ने इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लाने की कोशिश की और उसने इसकी डेरिवेशन जो दी है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कूलम लॉ। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो जैसे कि ये इसकी डेफिनेशन है और ये हमने पहले बात की थी कि ये जो कूलम फोर्स दो चार्जेस के दरमियान होगी, ये उन चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब अगर हम दोनों चार्जेस जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें तो उसका प्रोडक्ट बन जाएगा, और जो उसका प्रोडक्ट होगा उसके ये जो फोर्स है कूलम फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये जो है इसकी थ्योरी जो है, यानी इसकी जो डेफिनेशन कूलम ने दी थी वो यही है। अब चलते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में। तो इसमें देखिए, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, देन द कूलम्स फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस इज ये। तो इसका पहला पार्ट जो है यहाँ पर लिखा है द फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी जहाँ तक जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास कंप्लीट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें देखें ये दोनों की अगर चार्जेस Q1 Q2 हैं तो इनका प्रोडक्ट ये बनता है Q1 Q2, और इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये वाली फोर्स। और अगर इन दोनों चार्जेस के तरह सेपरेशन जो है वो R है,
तो उसका जो स्केयर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी। और जैसे ही हम दोनों रिलेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। तो अब जो कि ये प्रोपोर्शनैलिटी है तो इसको जो है जैसे हम जो है वो इक्वेशन के शेप में लाएंगे तो एक हमें कांस्टेंट यहाँ पर डालना पड़ेगा और वो कांस्टेंट है K। तो K जो हमारे पास है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास K है इसकी क्या यहाँ पर सिग्निफिकेंस है। तो K की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है एक्चुअली असल में जो सारा रोल इसी का ही है कि ये जो मीडियम होता है उसकी जो नेचर होती है उसका पता जो है वो एप्सिलॉन नॉट से पता चलता है। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। यानी ये जो एप्सिलॉन हमारे पास, जैसे हमारे पास फ्री स्पेस है, ठीक है जी, तो इसी तरीके से हमारे पास और भी मीडियम हो सकते हैं। तो हर मीडियम का जो एप्सिलॉन है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और जो फ्री स्पेस है इसमें जो एप्सिलॉन होता है उसकी वैल्यू जो है वो वेरी स्मॉल होती है। तो इसलिए जो है इसको यहाँ पर जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए लेके उन्होंने जो है वो इसको यूज़ किया है। देखें जी, अब इसमें इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। तो इस तरीके से अब इसके जब वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं तो ये हमने शो करना है कि जो वेक्टर फॉर्म में जब इसे लिखेंगे तो असल में ये जो कूलम्स लॉ है इसकी जो अकॉर्डेंस है, मतलब ये जो है न्यूटन थर्ड लॉ जो है उसको भी ओबे करता है। तो कैसे, अब जैसे हमारे पास अगर Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है तो Q1 चार्ज और ये कूलम फोर्स लगाएगा Q2 चार्ज के ऊपर और ये फोर्स कौन सी है, F12 फोर्स है। तो इसी तरीके से जो है ये जो फोर्स है इसी की डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर जो है वो शो करेंगे और ये यूनिट वेक्टर जो है इस फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसलिए हम इस जो हमारे पास ये वाला जो कॉलम लाया यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर जब लिख देंगे तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। आगे देखें ज़रा इसको, तो इसका मतलब है कि जो Q1 चार्ज जो है वो Q2 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो हमारे पास है F12 फोर्स और ये जो है हमने साथ इसका R12 यूनिट वेक्टर लिख दिया जो F12 फोर्स की डायरेक्शन में। इसी तरीके से जब ये चार्ज Q2 जो है ये Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स होगी F21 फोर्स और उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R21। तो इसी तरीके से F21 फोर्स जो उसकी ये वैल्यू बनती है हमारे पास। तो अब यदि देखें ज़रा, ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर R12 है और ये जो वाला हमारे पास यूनिट वेक्टर R21 ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ये वैल्यू लिखी कि R12 इज़ इक्वल टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर। तो जब हम इसकी वैल्यू R12 के अगर यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ये सारी फोर्स हमारे पास जो है F21 आ जाती, तो लिहाजा F12 फोर्स इज इक्वल टू माइनस F21। माइनस इसलिए कि ये जो फोर्स हमारे पास है Q21 जो है चार्ज Q1 के ऊपर लगा रहा है इसकी डायरेक्शन इस फोर्स की अगेंस्ट है, अपोजिट है, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है कि ये दोनों फोर्सेस तो इक्वल हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है और यही हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ होता है। अब हम इसे आगे थोड़ी सी कैलकुलेशंस करते हैं तो उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि अगर दो चार्जेस जो हैं उनके दरमियान जो मीडियम है मतलब वो फ्री स्पेस नहीं है, फ्री स्पेस है। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि दो चार्ज के दरमियान जो मीडियम फ्री स्पेस है, अगर उनके दरमियान मीडियम जो है वो फ्री स्पेस नहीं बल्कि कोर इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक उसका चेंज हो जाता है, तो तब जो है इस कूलम फोर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मीडियम का। तो चलिए उसको देखते हैं पहले। Effect of the medium on Coulomb force between the charges. If the relative permittivity of different insulating medium increases, the Coulomb force between the charges increases. यानी अगर जो परमिटिविटी है यानी अगर हम मटेरियल चेंज करते हैं दो चार्जेस के दरमियान तो उसका मतलब ये है कि परमिटिविटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर इंसुलेटिंग मटेरियल स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि उसके दरमियान जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो जैसे रिलेटिविटी इंक्रीज़ करे, परमिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ करती है तो तब ये जो फोर्स है ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये है कि अगर एयर में ये फोर्स मैक्सिमम होती है, फ्री स्पेस में ये फ्री स्पेस में ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन जैसे ही हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल डालते हैं तो ये फोर्स डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है चार्जेस के दरमियान। तो अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी असल में ये है कि जो भी मीडियम अगर आपने फ्री स्पेस की जगह और मीडियम रख दिया है चार्जेस के दरमियान, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है कि उस मीडियम की परमिटिविटी को
अगर हम जो फ्री स्पेस है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट उसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आती है, ठीक है। और उस मीडियम की परमिटिविटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम एप्सिलॉन नॉट को जो है रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन आर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मीडियम की जो है हमारे पास जो है परमिटिविटी आ जाएगी। कैसे देखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये हम देखते हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और एप्सिलॉन आर के साथ इसको जो है वो डिनोट करते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी इसकी डेफिनेशन है कि रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इट इज़ नोटेड बाय एप्सिलॉन आर। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई कैसे, फार्मूला उसका क्या है कि जो उस मीडियम की जो परमिटिविटी होती है जो चार्जेस के दरमियान रखा गया है उसको अगर हम एप्सिलॉन नॉट के साथ यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रिलेटिव परमिटिविटी होगी। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। अब इसको हम देखते हैं ज़रा आगे जाके, इसको आगे लेके चलते हैं ज़रा कि अगर इफ़ देयर इज इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन टू चार्जेस देन द कूलम फोर्स बिटवीन द चार्ज, यानी अगर हम मीडियम के दरमियान जो है फ्री, वो पहले तो हमारे पास फ्री स्पेस थी, कोई मीडियम नहीं था। अब हम जब कोई मीडियम डालते हैं तो उस वक्त कूलम फोर्स कितनी होती है उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि जब मीडियम नहीं था फ्री स्पेस थी उस वक्त जो है कूलम फोर्स कितनी थी। अब इसके रिलेशन देखते हैं, जब हमने मीडियम जो इंटर किया गया चार्जेस के दरमियान तो ये देखें जो हमारे पास जब हमने कोई और मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब हमने कोई पेपर यूज़ कर लिया या मिका यूज़ कर लिया या ग्लास यूज़ कर लिया, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल अगर चार्जेस के दरमियान हम डालते हैं, यहाँ पर ये दोनों चार्जेस जो हैं इनकी जो सेपरेशन है, यहाँ पर फ्री स्पेस थी, यहाँ पर हम और मीडियम डाल देते हैं, ठीक है ना, तो फिर जो है इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब ये जो फोर्स है दूसरी मीडियम में वो हमारे पास क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। पहले जब हमने फ्री स्पेस यूज़ की थी उस वक्त हमारे पास फार्मूला ये था, ठीक है ना, जैसे ही मैंने यूज़ किया एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर चूँकि एक मीडियम चेंज हुआ है तो उसके साथ परमिटिविटी जो है रिलेटिव परमिटिविटी इस एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इस फार्मूले के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पर उस मीडियम की परमिटिविटी लिखी है कि ई मीडियम, तो वो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये जो एप्सिलॉन आ रहा है इसको यहाँ से अलहदा कर लें तो बाकी वाला रिलेशन जो है हमारे पास जो है ये यहाँ से अलहदा हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को जो है आगे लेके चलते हैं। तो ये जो हमारे पास एफ प्राइम है ये कौन सी फोर्स है, कूलम फोर्स है। जब हमने कोई नया मीडियम इंसुलेटिंग मीडियम जो है वो दरमियान में डाला चार्जेस के, तो जो हमारे पास जब फ्री स्पेस थी मीडियम उस वक्त हमारे पास जो फोर्स हमने कैलकुलेट की थी वो ये वाली है, ठीक है। आइए इसको अब ज़रा आगे कैलकुलेट करते हैं, मैं इसको रेज़ करता हूँ ज़रा। जी, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि हमारे पास जो जब हमने कोई दूसरा मीडियम डाला तो हमारे पास कूलम फोर्स ही आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास दो चार्जेस Q1 और Q2 चार्जेस और इनके दरमियान सेपरेशन। मतलब अगर हमारे पास ये एक चार्ज है Q1 चार्ज है, ठीक है ना, Q1 चार्ज है और यहाँ पर हमारे पास Q2 चार्ज। अब इनके दरमियान पहले क्या थी फ्री स्पेस थी, अब हमने कोई मीडियम डाल दिया और उसकी परमिटिविटी क्या है ई मीडियम, ठीक है। तो इस फार्मूले की हेल्प से हमने इसको कैलकुलेट भी किया। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दें तो इसको मैं साइड पर लिख लेता हूँ एप्सिलॉन आर को, और बाकी वैल्यू जो है वो आगे मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट्स में। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारे पास आ गया Q1 चार्ज और Q2 चार्ज और डिस्टेंस r स्क्वायर। अब ये हमारे पास कौन सी फोर्स है, प्राइम फोर्स। जब हमने ये जो मीडियम है दोनों चार्जेस के दरमियान को मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया तो उस वक्त इसके दरमियान जो फोर्स एक्ट करेगी कूलम फोर्स वो एफ प्राइम है। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो ये सारा किस चीज़ के इक्वल है। अगर जब हमारे पास फ्री स्पेस था तो उस वक्त मैंने कूलम फोर्स जो कैलकुलेट की थी आपको बताई थी वो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और r स्क्वायर। तो अब देखें ये वाली जो सारी फोर्स है ये इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं एप्सिलॉन r, और ये हमारे पास क्या आ गया F, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फोर्स F प्राइम आ गई। अब इसको देखें ज़रा F प्राइम किसकी इक्वल आई, तो ये आ जाएगा F/एप्सिलॉन r। तो अब ये देखें एप्सिलॉन r हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी, मैं इसको ज़रा जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा F = एप्सिलॉन r जो F प्राइम। यानी इसमें देखें अब ये रिलेशन देखने वाला है, ये वाली वो फोर्स है जब हमने फ्री स्पेस के अलावा और मीडियम यहाँ पर जो है चार्ज के दरमियान रखा
और ये हमारे पास वो फोर्स है जब मीडियम दरमियान में क्या था, फ्री स्पेस था, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें कौन सी फोर्स जो है वो ग्रेटर है, कौन सी फोर्स जो है वो स्मॉलर है। तो ये रिलेशन तो आपको पता है कि ये वाली फोर्स कैसे बन रही है, इसको हम किसी नंबर के साथ एप्सिलॉन आर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली फोर्स जो है इस फोर्स एफ प्राइम से ग्रेटर है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ कि एफ इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है सपोज 2 आ रहा है, सपोज कर लेंगे एक वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ये फोर्स जो है और इस फोर्स में क्या रिलेशन है कि अगर इस फोर्स को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये फोर्स बनती है, यानी ये फोर्स हमारे पास जो है वो बड़ी है। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि एफ है वो ग्रेटर देन एफ प्राइम है। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन निकलता है कि जो एफ फोर्स है वो ग्रेटर है किससे, एफ प्राइम फोर्स से। तो ये देखें अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें देखें ये वाली कौन सी फोर्स है, जब चार्जेस के दरमियान कौन सा मटेरियल था, कौन सा मीडियम था, वो फ्री स्पेस थी। तो ये वाली कौन सी फोर्स है, जब चार्जेस के दरमियान हमने कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखा था। तो इसका मतलब ये वाली फोर्स अगर इससे ज़्यादा है तो इट मीन्स कि जब चार्जेस के दरमियान जो है फ्री स्पेस होगी वो फोर्स जो है बहुत ज़्यादा होगी, यानी उस वक्त उस फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है एज़ कम्पेयर टू अदर मीडियम बिटवीन द चार्जेस जो है वो ग्रेटर होगी। तो अब अगर हमने कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल डालेंगे तो फोर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम फोर्स जो है वो कम होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो यही हमारा यहाँ पर पढ़ने का मतलब है कि एप्स जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या बताती है कि हम जब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करेंगे तो ये जो कूलम फोर्स है ये डिक्रीज़ होती जाएगी। अब ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है कि मतलब फ्री स्पेस में अगर चार्जेस पड़े हुए हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन जो है या रिपल्शन जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू अगर उनके दरमियान मीडियम हम चेंज करते हैं। तो चलें आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बारे में अगर कोई कॉन्सेप्ट है, कोई मिसकंसेप्शन है तो आप कमेंट्स में मुझे जो लास्ट में वो शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।